फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था सुधा की बातों ने वैशाली की उलझन को और बढ़ा दिया था। उसे ये तो समझ आ गया था कि हर्षित बहुत अच्छा इंसान है, मगर अब उसे स्वयं पर ही शक होने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस रिश्ते को निभा पाएगी या नहीं। सवालों में उलझती वैशाली जब कमरे में गई तो सब उसका इंतजार करते मिले। आओ बेटा, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। वैशाली को उसकी दादी ने अपने पास बिठाया और फिर धीरे से उससे पूछा, तुम्हारा जो भी निर्णय हो वो हमें बता दो, जैसा आप सब ठीक समझे। वैशाली ने धीरे से जवाब दिया, हम सब की तो हाँ है और आपकी भी, तो क्यों ना अच्छा सा मुहूर्त देखकर बाकी सारी रस्में पूरी कर ली जाएं। मीरा देवी वैशाली की बात सुनते ही इस रिश्ते को पक्का होने की घोषणा कर देती है। आपको सब अगर सही लगे तो क्यों ना ₹1,000 और श्रीफल देकर आज रिश्ते को जोड़ने की रस्म पूरी कर लेते हैं। हर्षित की मां अनुप्रिया जी ने जब कहा तो सबको उनकी बात सही लगी। अनुप्रिया जी और उनके परिवार को तो पहले से ही वैशाली का परिवार और वैशाली पसंद थी, इसलिए अगर बात पक्की हो जाए तो शगुन का सामान वो साथ लेकर आए थे। अनुप्रिया जी ने अपने पति गौरी शंकर जी से बात की और रवि और सुनील के साथ गाड़ी से सारा सामान लेकर आए। फलों की टोकरी, मिठाई का डिब्बा, साड़ी, चांदी की पायल, श्रीफल और कुछ सौंदर्य का सामान। काजल और सुधा देविका की थाली ले और जरूरी चीज़ें लेकर आई। फिर अनुप्रिया जी ने वैशाली को कुमकुम का टीका किया, फिर सुंदर सी लाल रंग की जरी वर्क वाली साड़ी उसे ओढ़ाकर श्रीफल और 1150 शगुन देकर उसका मुंह मीठा करवाया। फिर वैशाली के पिता ने भी हर्षित को कुमकुम का तिलक कर उस पर अक्षत लगाए, श्रीफल और 1150 शगुन देकर उसका मुंह मीठा करवाया। फिर सबने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। अब हमें चलना चाहिए, गौरी शंकर जी ने खड़े होकर कहा। इतनी जल्दी क्या है, रात का खाना हमारे साथ खाकर आराम से चले जाइएगा। सुखदेव जी के आग्रह पर गौरी शंकर जी ने कुछ सोचकर कहा, अब तो रिश्ता जुड़ा है आपसे तो खाना भी होता रहेगा, परंतु आज के लिए हमें इजाज़त दें। गौरी शंकर जी के बात का मान रखते हुए सुखदेव जी और सब उनकी बात मान लेते हैं। हमारी बात तो याद रहेगी ना जीजा जी, रवि ने धीरे से हर्षित के कान में कहा। जितने प्यार से आप दोनों ने समझाया कोई भूल सकता है भला। हर्षित ने भी वैसे ही जवाब दिया। वैसे आपकी बहन को खुश रखने के लिए उसे जानना होगा और जानने के लिए बात करनी पड़ेगी। हर्षित की बात पर रवि ने पहले उसे घूर कर देखा, मतलब फिर धीरे से पूछा, मतलब मेरा नंबर तो है आपके पास, बस किसी तरह आपकी बहन का नंबर भी मेरे पास आ जाता तो हम दोनों का एक दूसरे को जानना आसान हो जाता। हर्षित ने रवि से कहा, आज रात तक मिल जाएगा। रवि ने कुछ सोचकर कहा और फिर दोनों ने जैसे ही सामने देखा सुनील उन दोनों को ही घूर रहा था तो दोनों ने उसे नकली मुस्कान दे दी। सारा परिवार हर्षित और उसके परिवार को छोड़ने दरवाजे तक आता है। हर्षित की मां ने प्यार से वैशाली के सिर पर हाथ फेरा तो वैशाली ने भी पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। जैसे ही हर्षित गाड़ी में बैठने लगा, विंडो की ग्लास में उसे वैशाली का अक्स दिखाई दिया। उस समय वैशाली ने भी देखा। दोनों की नज़रें मिली तो और हर्षित वैशाली को देख मुस्कुराने लगा। वैशाली घबराकर पीछे हट गई। जब पहली बार घर वालों की मर्जी से विवाह होता है तो भले ही दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो, फिर भी दोनों के एक दूसरे को लेकर कुछ सपने होते हैं। प्रेम व लगाव की एक अदृश्य डोर उन दोनों को बांधे रखती है, मगर दूसरी बार किसी अनजान के साथ फिर से रिश्ते में बंधने पर सपने नहीं, अतीत की कड़वी यादें साथ होती हैं। भविष्य के सपनों पर आकांक्षाओं के बादल मंडराते रहते हैं। संकोच और कहीं कुछ गलत ना हो जाए का डर हमेशा मन में बना रहता है। वैशाली की भी यही स्थिति थी। हर्षित के उसे देखते ही उसके मन में घबराहट सी होने लगती है, इसलिए उनके जाने के बाद ही वैशाली ने मानो चैन की सांस ली। वैशाली, चलो कुछ देर छत पर टहलने चलते हैं, इसी बहाने कुछ बातें भी हो जाएंगी। सुधा की बात सुनकर वैशाली को सिंदूर वाला वायका याद आ गया। अब ये सोचकर परेशान हो गई थी कि वो सुधा को क्या और कैसे बताएगी और क्या सुधा उसकी बात समझेगी। जो भी हो, बात तो उसे करनी ही होगी। यही सोचकर वो सुधा के साथ चली गई।
वो भाभी, मैं तो बस उसे सही जगह पर रख रही थी। वैशाली ने डरते हुए झूठ बोलने का प्रयास किया। वैशाली, तुम्हें मुझसे झूठ कहने की ज़रूरत नहीं है, सुधा उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, क्योंकि तुमने जो भी किया वो गलत नहीं था। महज कह देने से तो रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता ना, परंतु अब तुम्हें स्वयं को संभालना होगा, क्योंकि अगर इसी तरह तुम गौरव से जुड़ी रहोगी तो इसका असर तुम्हारे नए रिश्ते पर भी होगा, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है। ये अक्सर हमारे साथ छल करता है। ये तुम्हें शायद हर रस्म में गौरव और तुम्हारे रिश्ते की याद दिलाएगा, मगर जब तुम हर्षित के साथ रहोगी तब निजी क्षणों के मध्य अगर गौरव को सोचकर कहीं तुम ऐसा कुछ ना कर दो जिसके कारण तुम्हारा और हर्षित का रिश्ता प्रभावित हो। ये सब मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम अपने मन पर काबू करना सीख सको इसलिए कह रही हूँ। परंतु भाभी, क्या हमारे उस रिश्ते में प्यार होगा? वैशाली ने भविष्य के प्रति आशंकित होते हुए कहा। प्यार तो तुम्हारे पिछले रिश्ते में था ना? सुधा की इस बात का वैशाली के पास कोई जवाब नहीं था। वैशाली, महज प्यार होने से ही रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। रिश्तों में आपसी समझ, एक दूसरे की इच्छा का सम्मान, एक दूसरे की परवाह और ज़रूरत पड़ने पर हर मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, तब जाकर रिश्ता अपना पूर्ण स्वरूप धारण करता है। ये सब अगर तुम्हारे और हर्षित के रिश्ते में होगा ना, तो देखना प्यार भी एक दिन अपनी जगह बना ही लेगा। अब थोड़ा मुस्कुरा लो और अपने रिश्ते का खुलकर स्वागत करो। इस नए रिश्ते को समझो और जिसके साथ रिश्ता जुड़ने वाला है उसे भी। क्या मतलब? वैशाली ने आश्चर्य से सुधा की ओर देखते हुए कहा, परंतु सुधा ने जवाब देने की बजाय अपने फ़ोन से एक मैसेज कर दिया। अभी पता चल जाएगा, बोलकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। सुधा को रवि सीढ़ियों पर ही मिल जाता है। भाभी, काम हो गया? उसे देखते ही वो सीधा अपने सवाल दाग देता है। हाँ, हो गया। सुधा छत पर वैशाली की ओर फिर नीचे जाने वाली सीढ़ियों की ओर देखते हुए कहती है, वैसे देवर जी, आप भी तो वैशाली के नंबर हर्षित जी को दे सकते थे, फिर आपने ये काम मुझसे क्यों करवाया? सुधा की बात सुनकर रवि पहले तो शरारती मुस्कान देता है, क्योंकि भाभी, जब हर्षित जी ने नंबर के लिए कहा तो पहले तो मुझे सही नहीं लगा। फिर सोचा कि यदि इन दोनों को एक दूसरे को जानना और समझना है तो बात करना ज़रूरी है, परंतु मैं नंबर देता और कहीं भाई को पता चल जाता तो उनके गुस्से से मुझे कौन बचाता। इसलिए मैंने आपसे ये काम करवाया, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, भाई आप पर गुस्सा कभी नहीं होंगे। ओ, बड़े चालाक निकले आप तो, खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा दिया। सुधा रवि का कान पकड़ते हुए कहा, भाभी भाभी, फंसेंगे तो तब ना जब पकड़े जाएंगे। रवि ने धीमे स्वर में कहा, ताकि छत पर वैशाली या नीचे कोई सुन ना ले। सुधा ने कुछ सोचकर रवि का कान छोड़ दिया और फिर दोनों एक नज़र छत पर डाल हंसते हुए वहां से चले गए। तभी वैशाली के फ़ोन पर नए नंबर से कॉल आता है। नया नंबर और सुधा का इस तरह कहकर जाने से वैशाली दुविधा में पड़ जाती है। आखिर में आखिरी रिंग में कॉल कटने से पहले रिसीव कर लेती है। हर्षित। हेलो वैशाली। हर्षित की आवाज़ सुनकर घबरा जाती है। उसके मुंह से कोई आवाज़ तक नहीं निकलती। हेलो वैशाली, तुम सुन रही हो ना? देखो, अगर बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, तो बस एक बार कह सकती हो। हर्षित के निरंतर बोली को उस समय विराम लगा जब अचानक बीच में वैशाली ने धीरे से हेलो कहा। हर्षित, भगवान का शुक्र है तुमने कुछ कहा तो। वैसे एक बार तो मुझे लगा शायद आप मेरा कॉल भी रिसीव नहीं करेंगी। वैशाली, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? वैशाली ने आखिर सवाल पूछ ही लिया, जो हर्षित की आवाज़ सुनते ही उसके मन में हलचल मचाए हुए था। हर्षित, अभी तो आपकी भाभी ने मैसेज किया मुझे, जब आप दोनों साथ में थे। हर्षित का उत्साह उसकी आवाज़ में स्पष्ट झलक रहा था। वैशाली, ओहो हर्षित, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है मेरे इस तरह कॉल करने से? वैशाली की मन की बात जानना चाहता था। वैशाली, नहीं, मेरा मतलब है कि हर्षित, चलिए अब आप सो जाइए, कल बात करते हैं। वैशाली, जी। वैशाली को कहते ही ध्यान आया कि ये उसने कुछ ज़्यादा ही तेज़ आवाज़ में बोल दिया है। अच्छा हुआ किसी ने नीचे सुना नहीं।
नहीं तो सब नीचे से ही पूछने लगते क्या हुआ। और ये भी अजीब है, सवाल करता है और बिना जवाब सुने ही सीधा सो जाने को कहता है। वैशाली अब खुद से ही बातें करने लगी थी, ये भूलकर कि हर्षित अभी भी कॉल पर ही था। हर्षित, अजी मैं तो इसलिए कह रहा था ताकि कल आप अच्छे से जवाब दे सकें। अब एक ही दिन में तो सारी बातें हो नहीं सकती ना, तो मैं कल आपको इसी समय कॉल करता हूँ। ठीक वैशाली, ठीक वैशाली बोलने के बाद मानो होश में आती है। कल इसी समय कॉल मतलब कल फिर छत पर। वो जैसे ही कुछ और कहने लगती है तभी उसे समझ आता है कि हर्षित ने उसके ठीक कहते ही कॉल कट कर दी थी। अब तो कल बात करनी ही होगी, सोचते हुए वैशाली धीमी चाल से सीढ़ियाँ उतरने लगती है। जो लोग टूट चुके होते हैं उनको शब्दों की हल्की सी चोट भी गहरा घाव दे जाती है और उनका मरहम भी शब्दों से ही होता है। इसलिए आपके लिए हर शब्द बहुत सोच समझ बोलना होगा मुझे। इसलिए तो मैंने आपकी जगह तुमसे शुरुआत की ताकि हमारे बीच कोई औपचारिकता की दीवार ना हो। बोलकर हर्षित भी मुस्कुराते हुए नीचे जाता है। वैशाली धीरे धीरे सोचते हुए सीढ़ियाँ उतर रही थी। तभी आखिरी सीढ़ी पर उसे रवि और सुधा दिखे, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। रवि को देखकर वैशाली एक बार तो घबरा गई, फिर उसे हर्षित की कही बात याद आई कि उसके नंबर सुधा ने दिए थे। ये बात याद आते ही और दोनों को साथ देख वो समझ गई थी कि वो दोनों मिले हुए हैं। भाभी आप इस तरह, वैशाली इसके पहले कुछ और कहती। सुधा उसके मुंह पर हाथ रख उसे चुप करा अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। रवि मंद मंद मुस्कान लिए वहां से सीधा अपने कमरे में चला जाता है। सुधा के हाथ हटाते ही वैशाली पलंग पर बैठकर अपनी सांसें तंदुरुस्त करती है और फिर उसकी नज़रें कमरे में यहाँ वहाँ किसी को ढूंढने लगती हैं। सुधा को समझ आ गया कि वैशाली कमरे में क्या ढूंढ रही है। तुम्हारे भैया बाकी सबके साथ तुम्हारे और दादी वाले कमरे में हैं, वहाँ सब कुछ ज़रूरी बातें कर रहे हैं। कहकर सुधा भी वैशाली के पास बैठ जाती है। भाभी ये सब क्या था? वैशाली ने सुधा से सीधा सीधा सवाल पूछा। क्या क्या सब था? सुधा ने अनजान बनते हुए कहा, जो कि इस समय वैशाली को छेड़ने के मूड में थी। आप इस तरह बनो मत, आपने ही हर्षित जी को मेरे नंबर दिए और इसलिए आप अचानक मुझे छत पर छोड़कर स्वयं नीचे आ गई थी। वैशाली ने सुधा से नाराज़गी जताते हुए कहा, अरे परंतु ये सारी योजना तो तेरे रवि भाई की थी। वो तो उन्होंने तेरे बड़े भाई से के गुस्से से बचने के लिए मुझे आगे कर दिया। सुधा की इस बात से वैशाली उसे यूं आंखें फाड़कर देख रही थी, मानो सुधा कोई दूसरी भाषा में बात कर रही हो जो उसे समझ नहीं आ रही हो। वैशाली की स्थिति को सुधा बखूबी समझ रही थी, क्योंकि रवि से इस तरह की उम्मीद तो उसे भी नहीं थी। मगर कहते हैं ना, समय बहुत कुछ बदल देता है और बहुत कुछ सिखा भी देता है। जैसे वैशाली का परिवार, जिसने उसकी पहली शादी के समय उसकी मर्जी पूछना तक आवश्यक नहीं समझा था, आज उन्होंने स्वयं हर्षित से वैशाली की मुलाकात करवाने के बाद ही उसका रिश्ता तय किया था। भाभी, क्या सच में भाई ने ये सब किया था? वैशाली को इस बात पर यकीन अब भी नहीं हो रहा था। और नहीं तो क्या, वैसे इस बात का सारा श्रेय तो हर्षित को ही जाता है। मान गए, पहली ही बार में सीधा होने वाली पत्नी के नंबर मांग लिए और वो उसके ही बड़े भाई से। बहुत हिम्मत वाले लगते हैं तुम्हारे हर्षित जी। सुधा जानबूझकर वैशाली को छेड़ने के लिए तुम्हारे हर्षित जी पर खास जोर देते हुए कहा। हाँ, पर उस अजीब ने बात तो कुछ की नहीं ना। बेख्याली में वैशाली के मुंह से अचानक निकल गया और जब उसे ध्यान आया उसने कहा तो उसने अपने दांतों तले जीभ दबा ली। क्या क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना तो। अजीब, ये कैसा नाम हुआ? अगर कहना ही है तो हर्षित जी कहो। जानू बाबू तो तुम कहने से रही, कम से कम कोई और अच्छा नाम तो दे देती। आप ही दे दीजिए नाम भाई को, मैं जा रही हूँ। वैशाली सुधा की बात बीच में छोड़कर वहाँ से जाने लगी। तभी सुधा ने उसे हाथ पकड़कर रोक लेती है। अच्छा, अब परेशान नहीं करूँगी। सुधा अपने दोनों हाथ सामने अपने चेहरे के पास खड़े होकर कहती है, तू बस ये बता कि तूने ऐसा क्यों कहा कि तुम दोनों की कोई बात नहीं हुई।
वो भाभी वैशाली को शर्म और घबराहट दोनों ही महसूस हो रहे थे। वो पता नहीं, वैशाली ने झट से कह दिया, पता नहीं मतलब सुधा भी कहाँ इतनी आसानी से बात जाने बिना छोड़ने वाली थी। जितना पता है उतना बता। और अभी वैशाली ने हार मानते हुए उसके और हर्षित के बीच में जो भी बात हुई वो सुधा को बता दिया। अब आप ही कहो, अजीब है या नहीं? वैशाली ने सुधा का चेहरा देखते हुए कहा। अजीब का पता नहीं, परंतु समझदार बहुत है। उन्हें पता है एक ही दिन में रिश्ता बनना और उसे स्वीकार कर उनसे खुलकर बात करना तेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए वो धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहते हैं ताकि तुझे समय मिल सके। और देखना, थोड़ी थोड़ी देर बात करते कब तुझे उनकी आदत पड़ जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। और फिर उसने भी अपनी आदत लगाकर छोड़ दिया तो? कहते हुए वैशाली की आंखों में अश्कों की धारा बहते हुए गालों तक आ गई थी। पागल, सुधा ने फौरन वैशाली को अपने सीने से लगा लिया। अरे जो एक बार हो जाए वो बार बार हो जरूरी तो नहीं। वो बस एक बुरा समय था जो बीत चुका है। अब उसे भुलाकर आगे बढ़ने में ही समझदारी है। इधर देख, सुधा ने वैशाली के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके आंसू पोंछे। और आगे से तू बस अच्छा सोच, सब अच्छा ही होगा। अब जाकर सो जा और खबरदार फिर से रोई तो। वैशाली ने सुधा को फिर से गले लगाया। उसके बाद अपने कमरे की ओर चली गई। वैशाली जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलने लगी, अंदर से सुनील की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर उसके हाथ वहीं रुक गए। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि अभी भी आपको उनसे बात करना ज़रूरी क्यों लग रहा है। उन्होंने तो छोड़ दिया ना वैशाली को, वो भी फ़ोन पर 2 लाइन बोलकर। उन्होंने तो सारे रिश्ते तोड़ लिए, तो अब उन्हें वैशाली के इस नए रिश्ते के बारे में बताना ज़रूरी क्यों है? सुनील तो गौरव के परिवार से बात करने के नाम से ही आग बबूला हो गया था ताकि कल को वो लोग कोई परेशानी ना खड़ी कर सके। तुम नहीं समझोगे। मीरा देवी ने सुनील को समझाते हुए कहा, हमारे यहाँ शादी ना तो कागज़ पर होती है और ना कागज़ पर टूटती है। ऐसे में कल को जब वैशाली की शादी की बात सुनकर वो आकर खड़े हो गए तो? और कुछ नहीं तो वैशाली को शादी में जो गहने दिए थे उन्होंने, वो वापस मांगने भी आ सकते हैं। शादी में तो हमने भी बहुत कुछ दिया था जो अभी तक वहीं है। हमने तो कभी कुछ नहीं कहा, वैशाली की बड़ी माँ ने कहा। इसलिए तो एक आखिरी बार बात करनी है। बात तुम कल ही करना, मीरा देवी ने सुखदेव जी से कहती है। और तुम तो बस पंडित जी से मिलकर अच्छा सा मुहूर्त पूछ लेना और जितना हो सके अपने गुस्से को काबू में रखना। सुनील अपनी दादी की बात पर सिर हिलाकर हाँ कर देता है, क्योंकि इस समय वो और कुछ कहना नहीं चाहता था, क्योंकि तभी वैशाली अंदर आ गई थी और उसे देखते ही सबने इस विषय को समाप्त करना ही उचित समझा। अब आ रही है तू, हम सब जाने वाले हैं। पहले आती तो तू भी अपनी राय बता देती। आखिर तेरी शादी है, क्या कैसे करना है उसमें तेरी मर्जी होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना माँ जी? वैशाली की माँ ने माहौल को खुशनुमा करने का प्रयास किया था। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब कुछ बहुत सादगी और साधारण तरीके से हो। वैशाली ने अपनी नज़रें नीचे रखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सबने मीरा देवी को देखा तो उन्होंने आंखों से इशारा कर सबको उसकी बात मानने के लिए कहा। ठीक है, जैसा तू कहे। वैशाली के बड़े पापा और पापा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, अब तुम सो जाओ, बाकी बातें कल होंगी। सब मीरा देवी की बात सुनकर सोने चले गए। वैशाली भी चुपचाप अपने पलंग पर सो गई। अपनी भाभी और हर्षित की बात सोचते सोचते उसे नींद आ गई। ये पहली रात थी जब गौरव से अलग होने के बाद उसने उसके बारे में नहीं सोचा, वरना अलग होने के बाद से ही उसकी हर रात गौरव के बारे में सोचते हुए रोकर ही कटती थी। सुबह उठकर समय देखने के लिए अपना फ़ोन देखती है तो उसमें हर्षित का गुड मॉर्निंग मैसेज होता है। गुड मॉर्निंग वैशाली। वैशाली भी बदले में गुड मॉर्निंग मैसेज कर देती है। फ़ोन रख वो जाने वाली होती है, तभी फ़ोन पर फिर से मैसेज आता है, बस गुड मॉर्निंग, कोई नाम तो लिख दिया करो, मैंने भी तुम्हारे नाम के साथ मैसेज किया था। हर्षित ने बस यूं ही शरारत में मैसेज कर दिया था।
अरे ये मिस्टर अजीब कुमार फ़ोन में घुसकर ही बैठे हैं, तो मैसेज जाते ही जवाब भी दे दिया। अपनी आदत के अनुसार वैशाली खुद से बात किए जा रही थी और इसी चक्कर में कब उसने गलती से हर्षित को मैसेज कर दिया, उसे खुद भी पता नहीं चला। अजीब कुमार। वैशाली ने डिलीट करने की कोशिश की, मगर जब तक मैसेज पढ़ने का ब्लू टिक दिखने लगा था। वैशाली तू डफर है, क्या ज़रूरत थी खुद से बात करने की। हो गई ना गड़बड़। और ये अजीब कुमार फ़ोन में ही बैठ गए लगता है, तभी तो मैसेज जाने में देर नहीं होती और ये जनाब पढ़ लेते हैं। अब क्या होगा। वैशाली क्या गड़बड़ कर रही है कब से। मीरा देवी ने बाथरूम से बाहर आते ही वैशाली से सवाल किया, जो कि अपनी परेशानी में इतना खो गई कि उसे अपनी दादी के आने का भी पता नहीं चला। कुछ नहीं दादी, बस नहाने जाना था। तो वैशाली बिना मीरा देवी की ओर देखे कपड़े लेकर सीधा बाथरूम में घुस जाती है और इधर वैशाली के फ़ोन पर हर्षित के मैसेज आते हैं। अजीब कुमार, ये कैसा नाम दिया। मैं क्या सच में अजीब लगता हूँ। वैशाली कोई जवाब तो दो। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।